हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो आज हम लोग उसमें ही आगे पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात और, वो मैंने कल भी आपको बोला था कि जो आपके जान पहचान में नीट 2020 या जेईई मेन 2020 के होंगे उनको आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हो सकता है मैं आज शाम ही मैसेज करूं, उनके कोर्स को पूरा डिजाइन करके मैं बताऊंगा। ठीक है ना, आप उनको अपने तरफ से मैसेज पास ऑन कर दीजिएगा। ओके, चलो तो हम लोग अपनी पढ़ाई की बात करते हैं। तो एक दो डाउट्स आए थे वो सेंटर ऑफ चार्ज को लेके, मैंने उसे बता दिया है। आप और किसी को भी कहीं कोई दिक्कत हो तो आप जरूर पूछें, अपने डाउट्स को क्लियर करें। आप व्हाट्सएप के माध्यम से डाउट्स को मेरे पास भेजिए। ओके बच्चों, चलो तो पिछले दिन हमने डायपोल देखा। मैंने तुम्हें बताया एग्जैक्टली कि डायपोल्स क्यों पढ़ते हैं, डायपोल्स की क्या यूटिलिटी है हम लोग के रियल लाइफ में। तो मैंने बताया था कि ये सारा कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है ना। मॉलिक्यूल्स की जो बॉन्डिंग है वहीं से डायपोल के कॉन्सेप्ट्स को लिया गया है। इसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया? डायपोल मोमेंट के बारे में, है ना बच्चों। तो डायपोल मोमेंट जो है, दिस इज नथिंग but it is product of charge and distance between the two center of charges। अभी एक कॉन्सेप्ट हमने और लेके यहां पे बताया आपको, that is concept of center of charge। आपको मैंने बोला था कि this is not necessary कि चार्ज हमेशा किसी पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड हो। डायपोल ऐसा भी हो सकता है जहां पे चार्ज क्या होगा आपका? डिस्ट्रीब्यूटेड। चार्जेस क्या होंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड। तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि पूरे चार्ज को हटा के एक हाइपोथेटिकल पॉइंट चार्ज अज्यूम करते हैं, जो मैंने आपको बताया था। एंड वो कॉन्सेप्ट था सेंटर ऑफ चार्ज का। ओके बच्चों, तो पिछला वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा और अच्छे से रिवाइज भी कर लिया होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो, मान लो एक क्वेश्चन ऐसे आ गया तुम्हारे सामने कि एक आपका इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि मोस्टली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो केमिस्ट्री में तुम पढ़ते हो उनमें यही कॉन्सेप्ट लगाना होता है। तो देखो होता क्या है कि अगर मान लो कि आपका पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज आपका क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है रिंग के फॉर्म में प्लस क्यू, और सेंटर पे है आपका नेगेटिव चार्ज। तो कल हमने हाफ रिंग की बात की थी, ये पूरा रिंग है। तो इस केस में अगर कोई तुमसे पूछे कि डायपोल मोमेंट कितना होगा, तो बहुत सिंपल सा जवाब है बच्चों। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला आपको याद होगा, Q इंटू डी, है ना। अगर इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, जहां d डिस्टेंस होगा दोनों चार्ज के सेंटर्स के बीच का। तो देखो नेगेटिव चार्ज तो सेंटर पे ही है। रही बात पॉजिटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सोचो अगर पॉजिटिव चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो याद करो रिंग का सेंटर ऑफ मास, किसी भी रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? उसके सेंटर पे। तो सीधी सी बात है, नेगेटिव चार्ज तो पहले से यहां पे है, और पॉजिटिव चार्ज का भी अगर सेंटर फाइंड आउट करोगे तो वो सेंटर पे ही आएगा, यानी ओरिजिन पे ही आएगा, यानी सेंटर ऑफ सर्कल पे ही आएगा। या फिर कल वाले प्रॉब्लम में जहां लिमिट मैंने 0 से 180 लिया था, आप लिमिट ले लो 0 से 360, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कोइंसाइड कर जाएगा यहीं पे। तो इस केस में आपका d की वैल्यू हो जाएगी 0। बच्चों d की वैल्यू क्यों 0 हुई? क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो सेंटर पे था ही, नेगेटिव चार्ज आपका सेंटर पे था, और पॉजिटिव चार्ज का भी जो लोकेशन है, इस पॉजिटिव चार्ज की भी जो लोकेशन है वो कहां पे निकल के आ रही है? सेंटर पे ही आ रही है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? 0। तो ऑटोमेटिकली जो डायपोल मोमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? 0। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम, अगर कोई चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो और उसके सेंटर पे नेगेटिव चार्ज हो, तो उसका डायपोल मोमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। इट इज जस्ट बिकॉज कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? 0। क्यों हुआ ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके बच्चों, तो चलो अब आगे की बात करते हैं।
देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने पहले ही बोला है कि आपका ये कंपटीशन और बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग दो डेरिवेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे। ठीक है, ऐसे तो मैंने आपको बोल दिया कि डाइपोल कई टाइप के हो सकते हैं, लेकिन जब भी बात करेंगे टिपिकल डाइपोल, टिपिकल कहने का मतलब मोस्ट कॉमनली फाउंड, टिपिकल का मतलब क्या हो गया बच्चों, मोस्ट कॉमनली फाउंड। तो मोस्ट कॉमनली फाउंड डाइपोल जो होता है बच्चों, वो जैसे ये एक माइनस क्यू हो गया और एक प्लस क्यू हो गया। जब भी टिपिकल की बात करेंगे ना, जैसे कार, कोई पूछेगा टिपिकल कार किसे बोलेंगे, तो बहुत सिंपल है, टिपिकल कार उसे बोलेंगे जिसमें 4 चक्के होंगे, आप 4 व्हील्स होंगे। आप चाहो तो कार में 5वां चक्का भी लगा सकते हो, लेकिन उसको हम टिपिकल कार नहीं बोलेंगे। ठीक इसी तरीके से उसी डाइपोल को हम लोग बोलेंगे टिपिकल, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस होगा, जो कि केमिकल बॉन्डिंग्स में होगा बच्चों। तो हम लोग इस डाइपोल सिस्टम के लिए दो काम करेंगे, एक तो फील्ड कैलकुलेट करेंगे और दूसरा पोटेंशियल। जैसे कि हमने पहले भी किया है, किसी चार्ज की वजह से फील्ड भी फाइंड आउट किया है और पोटेंशियल भी फाइंड आउट किया है। तो ठीक, अगर पर्टिकुलर चार्ज की वजह से हम लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे डाइपोल के सिस्टम के लिए भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका डेरिवेशन भी। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग डाइपोल के लिए फील्ड और पोटेंशियल दोनों कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, पहले पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे और उसी के रिजल्ट को यूज करके हम लोग फील्ड तक पहुंच जाएंगे। तो पहली बात सुनो, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रिजल्ट तो कंपटीशन के लिए, और बच्चों इसका जो मेथड है, इसके जो प्रोसेस हैं, वो आपको, चूंकि आपको बोर्ड भी देना है, तो बोर्ड्स में ये लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। तो आप हेडिंग दे दो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। किसी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, किसकी वजह से बच्चों, डाइपोल की वजह से। ओके, तो चलो इसके कैलकुलेशंस को हम लोग करते हैं, बहुत आसान है। आप हेडिंग दे दो, अब मैं इस हेडिंग को रब कर दे रहा हूं और फिर आप देखो। ठीक है, मैं इसको रब कर दूं, आप लिख लो, फिर मैं इसको आगे देखता हूं। चलो, अब यहां से हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप देखते जाओ बस। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डाइपोल बनाते हैं। यहां पे ये रह गया आपका माइनस चार्ज और ये रह गया प्लस चार्ज। ओके, अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप जानते ही हो, डी बोलेंगे। तो यहां पे एक चीज समझना, हम लोग दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत स्मॉल मानते हैं। इसका वजह भी मैंने आपको बता दिया कि रियलिटी में डाइपोल हमें केमिकल बॉन्ड्स में ही मिलता है, और केमिकल बॉन्ड्स की लेंथ तो तुम जानते हो एंगस्ट्रम में होती है, ज्यादा लेंथ तो होती नहीं है। तो इसलिए आप ये मान के चलो कि ये लेंथ जो होगा वो कम होगा। चलो देखते हैं। अब एक पॉइंट ले लो, कोई भी जनरल पॉइंट ले लो। ओके, तो मैंने यहां पे एक पॉइंट ले लिया P, है कि नहीं, एक पॉइंट ले लिया P, और ये डाइपोल का सेंटर है। हर चीज को मैं ढंग से बता रहा हूं, आप देखते जाओ। ये डाइपोल का सेंटर है, मतलब ये भी dy2 और ये भी dy2। इस पॉइंट P को एक लाइन से आप ज्वाइन करो। ये मेरा स्केल है, आप देख सकते हो, मैं आजकल इसी को स्केल के फॉर्म में यूज कर रहा हूं। ये आपने भी स्केल अच्छे से ले लेना है। तो ये आपका एक उस पॉइंट P का, P नहीं मानते हैं, P से ना आप कंफ्यूज कर जाओगे, डाइपोल मोमेंट मानने लगोगे। इसको कुछ और पॉइंट का नाम दे दो, इसको हम लोग ना N मान लेते हैं। ओके, और ये हो गया O।
तो ये n कोई पॉइंट है जहां पे हम लोग इंटरेस्टेड हैं इस डायपोल की वजह से क्या कैलकुलेट करने के लिए, पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। वी वांट टू कैलकुलेट Vn। ओके, अच्छा एक काम करो, O से N ये मान लो R। व्हाट इज R? तो देखो R के बारे में यहां पे इसको लिख दे रहा हूं। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट N विद रिस्पेक्ट टू O। O क्या है बच्चों? सेंटर ऑफ डायपोल। O क्या है बच्चों? सेंटर ऑफ डायपोल। अच्छा, ये जो एरो बनाया हुआ है बच्चों, ये एरो है डायपोल मोमेंट वेक्टर, दैट इज P। ये आपका डायपोल मोमेंट वेक्टर है, इसको आप P लिख सकते हो, ये डायपोल मोमेंट वेक्टर है। अब एक एंगल देखना, दिस एंगल, ये एंगल है थीटा। अब थीटा को थोड़ा मैं डिफाइन कर दूं, व्हाट इज थीटा? तो थीटा हो गया एंगल, हर एक डेफिनेशन को, हर एक नोटेशन को केयरफुल्ली वॉच करो। थीटा है एंगल बिटवीन R एंड P। पोजीशन वेक्टर और डायपोल मोमेंट के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों? यहां पे थीटा। ओके, आ रही बात समझ में? तो थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। चलो और कुछ करना है हमें? अच्छा एक काम और कर देते हैं, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा चार्ज ऑफ द डायपोल, दैट इज Q, इंटू डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस D है तो Q इंटू D। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट। इतनी सारी चीजें यहां पे आ गई हैं। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को कैलकुलेशन करना है, तो तुम सोचोगे क्या कोई भारी भरकम कैलकुलेशन होने वाला है? नहीं, आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो चीजें बहुत टफ नहीं है, वो बहुत आसान ही है। पहले तो आप इसको डायपोल मानो ही मत, हमने तो डायपोल बोल रखा है ना। असलियत क्या है, रियलिटी क्या है? रियलिटी में ये एक पॉइंट चार्ज है और ये भी क्या है? एक पॉइंट चार्ज। ये दोनों क्या है? पॉइंट चार्ज। तो इसकी वजह से भी यहां कुछ पोटेंशियल होगा और इसकी वजह से भी यहां पोटेंशियल होगा। तो मान लो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा उसको हमने नाम रख दिया V1 और इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा उसको बोल दिया V2। तो ऑटोमेटिकली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, Vn इज इक्वल टू V1 प्लस V2, है ना? V1 प्लस V2। 1 इसकी वजह से मान लो या 1 किसी, वो तुम्हारी मर्जी है। मान लो पहले पॉजिटिव वाले का ही लिखते हैं, तो इसकी वजह से V1 और इसकी वजह से V2, और दोनों को अलजेब्रिकली ऐड करोगे क्योंकि पोटेंशियल इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो स्केलर तरीके से दोनों को ऐड कर दोगे, व्हाट यू विल गेट पोटेंशियल एट पॉइंट N। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग V1 कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज V1? V1 कितना होगा? तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है? तो सीधी सी बात है, वहां से पहले डिस्टेंस मेजर करते हैं हम लोग, है ना? जैसे मान लो ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, है कि नहीं? तो इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं, इसको मान लो A नाम रख लिया इस पॉइंट का, इसका नाम रख लिया B, तो BN डिस्टेंस हो गया। तो V1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना है बच्चों? B टू N यानी BN। डिस्टेंस हो गया BN की वैल्यू बाद में रखेंगे। क्लियर है? किसी को डाउट है? नहीं, अपने आप को पूछना है मेरे को डाउट है, क्योंकि तुम्हें डाउट होगा तुम व्हाट्सएप किया करो, समझ गए ना? कहीं भी डेरिवेशन होता है, कुछ भी है, व्हाट्सएप किया करो, पूछा करो कि कहां डाउट है आपको। चलो अब V2 की बात करते हैं। तो V2 तो इसकी वजह से, तो इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल कितनी होगी? तो पोटेंशियल के फॉर्मूला में हम लोग साइन के साथ रखते हैं, तो क्या रखेंगे? -Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, अब इस डिस्टेंस को क्या मान लो? इस डिस्टेंस को AN मान लो, A टू N, ये डिस्टेंस हो गई। तो यहां हमने क्या लिख दिया? AN। ओके, चलो तो अब
यहां पुट करते हैं, तो Vn इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Bn, ठीक, और ये माइनस साइन रखोगे, माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट An। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आएगा रियलिटी में मजा। अब क्या करना होगा हमें? पहली बात देखो, अब एजम्पशंस क्या है? एजम्पशंस ये है बच्चों कि ये जो r लेना है, ये r डिस्टेंस जो लेना है वो इन दोनों के डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। क्योंकि हम लोग बोर्ड पे देखने में ऐसा भले तुम्हें ना लग रहा हो, तुम्हें लग रहा हो कि नहीं ये डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है बच्चे। ये r को हम लोग अज्यूम करके चलेंगे, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d, तभी तो डायपोल। क्योंकि फिर तुम मन में समझो ना इस बात को कि ये डायपोल का मतलब वही मॉलिक्यूलर बॉन्ड का फॉर्म ही है जो एंगस्ट्रम में होता है, और ये डिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा। इससे बहुत कुछ फर्क पड़ेगा, अभी आप देखते जाओ बस। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं। सबसे पहली बात, इस लाइन को थोड़ा आगे एक्सटेंड करो। कर लिया हमने। अब यहां से तुम केयरफुल हो जाना थोड़ा। लाइन को हमने एक्सटेंड कर लिया। अब यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है? एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अब इस परपेंडिकुलर का कुछ नाम रख लो। तो ए बी एन तो लिख रखा है हमने, तो इसका नाम ना आप सी रख लो। सी क्या रख लिया? सी। चलो अब देखो ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है d/2, और ये एंगल थीटा, तो बच्चों ये एंगल भी थीटा, ये सामने का एंगल है। तो बहुत इजीली तुम एक बात समझो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये तो ये बेस का काम कर रहा है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में, ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल में लिख सकते हैं cos थीटा, है ना? cos थीटा इज इक्वल टू बेस। बेस क्या है आपका? OC। बेस क्या है? OC डिवाइडेड बाय d/2। क्या लिख सकते हैं? d/2। तो यहां से OC इज इक्वल टू d/2 cos थीटा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन दिस, तो OC इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? d/2 cos थीटा। क्लियर है? चलो अब एक बात देखो, अगर ये पॉइंट बहुत दूर है तो AN और CN, ध्यान से देखना है, AN और CN अप्रोक्सीमेटली इक्वल है या नहीं है? तो हम ये भी लिख सकते हैं कि CN अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू AN, है ना? CN जो है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके? AN। और CN, तो इसका मतलब है कि AN इक्वल्स टू, देखो AN इक्वल्स टू क्या लिखेंगे फिर? AN इक्वल्स टू CN, और CN को क्या लिख सकते हैं? तो NO प्लस OC। AN को लिख सकते हैं NO प्लस OC। तो ऑटोमेटिकली बच्चों ये AN बराबर NO प्लस OC। NO प्लस OC दरअसल क्या है? क्या ये है आपका CN, और NO कितना है? तो N से O तक की डिस्टेंस है R, और O से C तक की डिस्टेंस यहां हमने लिख रखी है। तो ऑटोमेटिकली बच्चों AN इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो? AN इक्वल्स टू लिख सकते हो R प्लस OC जो हो गया d/2 cos थीटा। ये AN की वैल्यू आ गई। इसे एक बार और समझ लेना कि पहली बात समझो कि हमने AN और CN को अप्रोक्सीमेटली इक्वल माना, और फिर CN को हमने क्या लिख लिया? CN हो गया NO प्लस OC। तो CN को हमने लिख लिया NO प्लस OC विच इज इक्वल टू, लगभग इक्वल टू AN। ओके, चलो अब यही कॉन्सेप्ट हम लोग इधर भी लगाते हैं। इधर भी लगाते हैं मतलब जैसे हमने यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाला, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा एंगल को छोटा लिख लेते हैं, ज्यादा साइज ज्यादा स्पेस ले रहा है वहां पे। तो इसको हमने मान लिया थीटा।
अब देखो, आप ध्यान से देखना, अब ये एक हमने परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर दिया। अब ये देखने में तो तुम्हें नहीं लग रहा है क्योंकि थोड़ा और छोटा होना चाहिए था, लेकिन फिर आपको वो देखने में दिक्कत होती, तो आप ये मान लो कि ये लाइन जो है, थोड़ा ढंग से लिखता हूं मैं, मजा नहीं आ रहा है इसको लिखने में। ये थीटा हो गया, ठीक। अब ये परपेंडिकुलर हो गया, तो जैसे ये C है, इस पॉइंट को कुछ मान लो, इस पॉइंट को मान लेते हैं F मान लेते हैं, है ना। तो जैसे देखो, इसमें ये आपका थीटा है और ये d/2 है, तो यहां थीटा है और ये भी तो d/2 है, तो OF क्या हो जाएगा? जैसे यहां हमने OC लिखा है, ठीक इसी तरीके से इसमें अगर cos थीटा लिखेंगे, यहां पे अगर cos थीटा लिखेंगे, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस क्या है आपका? OF डिवाइडेड बाई फिर यही, तो ये कितना है आपका d/2, ये तो d/2 है, पूरा d है तो वो हाफ हो जाएगा d/2, तो दोस्तों ये हो जाएगा d/2। अब उसके बाद क्या करोगे? जैसे हमने OC लिखा है वैसे इसको उधर भेज दो, तो OF इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? d/2 cos थीटा। तो ये OF की वैल्यू आ गई। लेकिन फिर बात अब वही है, जैसे हमने यहां पे अज्यूम किया था AN इक्वल टू CN, यहां पे हम लोग ये अज्यूम कर लेंगे NF इक्वल टू BN, है ना। बात समझ में आई बात आपको? तो हम लोग ये लिख सकते हैं BN अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू NF। BN किसके बराबर हो गया बच्चों? NF के। और NF को क्या लिख सकते हैं? तो NF किसके बराबर होगा? तो देखो, NO में से OF माइनस कर दो, NO में से OF क्या कर लोगे? माइनस। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे NO माइनस OF। क्या किया हम लोग? समझ में आया आपको? तो पहले क्या किया हमने? BN को अप्रोक्सीमेटली मान लिया NF, और NF को हम लोग लिख सकते हैं NO माइनस OF। तो ठीक है, अब NO की जगह क्या लिखेंगे? NO, व्हाट इज NO? NO हो गया R, और OF कितना आया? तो OF आप देख लो यहां पे कितना आया? d/2 cos थीटा। दिस इज d/2 cos थीटा। तो दोस्तों इस तरीके से BN आ गया R माइनस d/2 cos थीटा, AN आ गया R प्लस d/2 cos थीटा। अब आ जाओ नीचे, तो पोटेंशियल एट N, यहां पे Q/4πε0 को तुम कॉमन ले लो, ठीक। और यहां क्या लिखा हुआ है? BN। यहां क्या लिखा हुआ है? BN। तो BN की जगह क्या लिखोगे? 1/R माइनस d/2 cos थीटा, फिर माइनस यहां बचेगा 1/n AN, और AN कितना है आपका? R प्लस d/2 cos थीटा, ये हो जाएगा R प्लस d/2 cos थीटा। तो इस तरीके से VN इक्वल टू Q/4πε0, और जहां पे BN है उसको लिख दिया हमने 1/R माइनस d/2 cos थीटा, और जहां पे AN है उसको हमने लिख दिया 1/R प्लस d/2 cos थीटा। तो इस तरीके से आपका पोटेंशियल एट N पॉइंट अभी तक हम लोग यहां पे आगे लेके हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब इसको हम लोग फाइनली देखते हैं कि क्या क्या होगा। क्या कोई दिक्कत है आपको इसमें? आप ध्यान से देखो, बहुत चीजें सिंपल है। जो जो हमने एजम्पशंस यहां पे एज्यूम किया उसको आप फिर से रिवाइंड करके सुन लेना, मैंने हर चीज को क्लियरली बोला है। तो आप एक बार अच्छे से सब कुछ लिख लो एक्सेप्ट डायग्राम, मैं बाकी सब चीजों को इधर मिटा दूंगा, ठीक है ना, डायग्राम के अलावा। तो आप इसको एक बार अच्छे से लिखो। तो बच्चों पिछली स्लाइड में हमने कैलकुलेशन किया था पोटेंशियल के बारे में, और वो एक्सप्रेशन क्या कैलकुलेट हो गया था? N पॉइंट पे पोटेंशियल आया था बच्चों Q/4πε0, और ब्रैकेट में R माइनस, है ना, R माइनस d/2 cos थीटा, और ये माइनस R प्लस d/2 cos थीटा। ओके, तो ये आया था हमारा पिछली बार। ओके, चलो अब ये R तो तुम समझ रहे हो, सेंटर से वहां तक की डिस्टेंस है,
और ये जो थीटा एंगल बन रहा है ये पोजीशन वेक्टर और डायपोल मोमेंट, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया नेगेटिव से पॉजिटिव और ये आर हो गया, दोनों के बीच बनने वाला एंगल कौन सा है, ये थीटा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं यहां हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये आर डी के कंपेयर में बहुत बड़ा है। ओके चलो अब देखते हैं आगे। तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एलसीएम ले लो। तो अब देखो ये यहां पे इसको लिख सकते हैं R प्लस डी बाई 2 कॉस थीटा। इसको इधर लिख सकते हैं माइनस आर प्लस डी बाई 2 कॉस थीटा। ये प्लस कैसे हुआ तुम समझ गए होगे, जब ये इधर आया होगा तो ये माइनस इस आर के आ गया होगा, माइनस माइनस क्या हो गया होगा प्लस। और नीचे में देखो क्या हुआ होगा, ये देखो a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से आगे देखते हैं। अब ये r और ये r हो गया कैंसिल, ठीक है। फिर देखो क्या हो रहा है, फिर ये कैलकुलेट होके आ गया Vn इक्वल्स टू, और जस्ट ऊपर में देखो d बाई 2 कॉस थीटा, d बाई 2 कॉस थीटा, अब ये d कॉस थीटा हो जाएगा। तो Vn इक्वल टू q इंटू डी कॉस थीटा। ध्यान से देखना ऊपर में क्या आ गया बच्चों, q इंटू डी कॉस थीटा, और नीचे क्या आया बच्चों r टू द पावर r स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां एक एजम्पशन हम लोग करेंगे, जैसा कि लिखा हुआ है कि r बहुत बड़ा है d से, तो बच्चों r स्क्वायर तो बहुत ही बहुत बड़ा हो जाएगा d स्क्वायर से। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग यहाँ पे r स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा में इस पूरे को नेग्लेक्ट करके सीधा क्या लिख देंगे r स्क्वायर। तो बच्चों ये जब नेग्लेक्ट हो जाएगा तो Vn इक्वल्स टू क्या कैलकुलेट होके आ गया, क्यू डी कॉस थीटा, और ये छूट गया, हम लोग एक चीज छोड़ दिए यहाँ पे, ये भी लिखना होगा अपने को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये क्या कैलकुलेट होके आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और ऊपर में तुम जानते हो Q इंटू डी क्या होता है बच्चों, तो Q इंटू डी, डी इसके बीच का डिस्टेंस है। तो डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है आपका क्या, Q इंटू डी। तो इस तरीके से Vn इक्वल्स टू P cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये आपका थोड़ा ढंग से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट कैलकुलेट होके आया कि किसी भी डायपोल की वजह से कोई भी पॉइंट P पे N पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, है ना। अब देखो यहां से क्या क्या बात नोटिस करनी है। थीटा का मैं बार बार आपको थीटा का जो है वो इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। थीटा एंगल है R एंड P के बीच का। R क्या है बच्चों, तो R डायपोल के सेंटर से उस पॉइंट तक ड्रॉ किया हुआ पोजीशन वेक्टर है, और P क्या है, डायपोल मोमेंट। माइंड यू थीटा के बारे में मैंने बता दिया। ये स्मॉल r क्या है, स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। ओके बच्चों, तो ये देखो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब किसी भी प्रॉब्लम में तुम्हें थीटा दिया हुआ रहेगा और r दिया हुआ रहेगा, तो आप बिल्कुल आसानी से किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लोगे। ओके चलो फिर आगे देखते हैं। एक बात गौर करना कि जब पॉइंट चार्ज से बना हुआ ये डायपोल है, ध्यान देना इस बात को, ये पॉइंट चार्ज से बना हुआ डायपोल है। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल जो होता है वो KQ बाई R होता है, यानी पोटेंशियल 1 बाई R के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन तुम यहां देख सकते हो डायपोल के केस में पोटेंशियल R नहीं बल्कि 1 बाई R स्क्वायर के है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे
चीज नोटिस करने वाली है कि डायपोल का पोटेंशियल किसी पॉइंट पे जो होता है वो डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस के इनवर्स के स्क्वाड के प्रोपोर्शनल होता है। समझ गए ना? तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे दूर जाओगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, लेकिन ये डिक्रीज जो है पॉइंट चार्ज के अपेक्षा ज्यादा तेजी से होगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज में 1/r से डिक्रीज होगा, यहां 1/r² से होगा। चलो अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट पे हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल कितना होगा, कैसे क्या होगा, वो भी मैं करके दिखाता हूं। पहले इसको आप नोट डाउन कर लो। ये पूरा आपका एक डेरिवेशन हो गया LQ। अगर एग्जाम में आपका आता है डिराइव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर डायपोल, तो आप इस तरीके से पूरा डिराइव कर देना, जो मैंने पूरे 2 बोर्ड पे डिराइव किया है। ठीक है बच्चों? तो यहां तक अच्छे से नोट डाउन कर लो आप, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, ये जो अपना फॉर्मूला निकल के आया +Q और -Q एक डायपोल के लिए, तो फॉर्मूला जो पोटेंशियल का कैलकुलेट होके आया, मान लो ये पॉइंट N है, तो फॉर्मूला निकल के आया P cos थीटा डिवाइडेड बाई 4πε0 r²। ठीक है? थीटा समझ में आ गया तुम्हें? थीटा कहां का एंगल है? ये डायपोल मोमेंट के साथ आपका ये r का एंगल है। अब कितना आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो, अब कुछ केसेस हम लोग मान के चलते हैं। अगर मान लें कि थीटा एंगल हो जाए 90 डिग्री, ओके, तो थीटा अगर 90 रखोगे बच्चों, तो Vn की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होके आएगी? 0, क्योंकि cos 90 आपका क्या हो जाएगा? 0। ऐसा क्यों हुआ? तो बहुत सिंपल है। देखो, ये +Q है, ये -Q है। अगर बात करें हम लोग यहां पे, ध्यान देना, बात करें हम लोग यहां पे, ओके, बात करें हम लोग R पॉइंट पे, तो ये 90 डिग्री का एंगल हुआ। तो अगर यहां की बात करें तो यहां पोटेंशियल 0 फॉर्मूला के हिसाब से हो गया, और ऐसे भी 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 90 का मतलब हो गया बच्चे कि इस -Q से जितनी दूरी होगी इस पॉइंट की, उतनी दूरी पॉजिटिव Q से होगी। तो यहां से जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ये होगा। तो जितना ये पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, उतना ही ये नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा। तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल क्या हो गया वहां पे? 0। तो जब एंगल 90 डिग्री बनता है, तो इसको हम लोग एक नाम और देते हैं, बोलते हैं इसको इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बोलते हैं बच्चों? इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। क्या बोलते हैं बच्चों? इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो जब एंगल क्या बन रहा हो? 90 डिग्री। जब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा हो तो पोटेंशियल 0, और लॉजिक समझो कि नेगेटिव चार्ज से जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस कहां से है? पॉजिटिव चार्ज से। क्लियर है? चलो और देखते हैं। मान लो ऐसा हो, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अगर ये पॉइंट यहां पे है, एन पॉइंट यहां पे, तो सीधी सी बात है ये सेंटर ऑफ द डायपोल है। तो ये हो गया आपका इसका पोजीशन वेक्टर R, और ये हो गया वेक्टर P। तो देखो R और P पैरेलल हो गया, तो इस केस में थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? 0 डिग्री। तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 पुट करोगे तो पोटेंशियल हो गया P/4πε0 r²। और तुम एक बात गौर करो, ये पोटेंशियल क्या आ रहा है? पॉजिटिव। आना भी चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से क्लोजर है एज कंपेयर टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव का असर ज्यादा होगा, नेगेटिव का असर क्या होगा? कम होगा। तो यहां का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है, अगर यही पॉइंट तुम इधर लेते, मान लो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता, तो 180 का मतलब है ये पॉइंट इधर होता, तब ना P इधर और R इधर। तो cos 180 बताओ, cos 180 नेगेटिव आता कि नहीं आता? तो उस केस में आपका Vn जो आता -P/4πε0
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। नेगेटिव इसलिए आता, इन दैट केस दैट पॉइंट इज नियरर टू व्हाट, माइनस क्यू, इसलिए वहां पे आपका जो पोटेंशियल है वो क्या आ जाता, नेगेटिव। ठीक है, अब देखो 0 डिग्री और 180 डिग्री, इन दोनों पोजीशन को बच्चों बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। कौन सा पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। आ रही है बात समझ में? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल पोजीशन। और जो 90 डिग्री वाला पोजीशन है उसको क्या बोलते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे 90 डिग्री एंगल है, पोटेंशियल 0 आया डायपोल की वजह से, और 0 और 180 के लिए 0 पे पॉजिटिव, 180 पे नेगेटिव। ओके, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सियल पोजीशन। इसका एक और नेम है, बुक में दिया हुआ रहता है, इंड ऑन पोजीशन। क्या होता है बच्चों, इंड ऑन पोजीशन। इसका एक दूसरा नेम हो गया इंड ऑन पोजीशन। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, वो आप हमेशा याद रखेंगे, और इस फॉर्मूला को तो पक्का ही याद रखेंगे, P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। थीटा का मैंने बता दिया, थीटा जहां पे क्या है, तो इसको राइट डाउन करो। अब हम लोग डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। तो पोटेंशियल हमने कैलकुलेट कर लिया है, अब अपना जो कैलकुलेशन है वो किसके लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। चलो तो इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। तो आप एक बार हेडिंग दे दो, मैं इसको मिटा दूंगा क्योंकि मुझे बहुत सारे कैलकुलेशंस करने होंगे, तो डायग्राम के लिए जगह चाहिए। आप लिख लो, एक बार हेडिंग दे दो। ठीक है, चलो मैंने मिटा देता हूं इसको। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे एक डायपोल फॉर्म करते हैं। ये माइनस क्यू चार्ज हो गया, फिर यहां से देखो दोस्तों, ये आ गया आपका प्लस क्यू चार्ज। ये माइनस क्यू है और ये क्या है बच्चों, प्लस क्यू। तो ये आपका हो गया डायपोल मोमेंट P। P इस डायरेक्शन में आपका है। चलो अभी हमने जैसे पोटेंशियल की बात की थी, ठीक ऐसे ही हम लोग एक काम करते हैं, यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं सेंटर से r डिस्टेंस पे। ये हमने एक पॉइंट ले लिया। अब ये पोजीशन वेक्टर है r, ध्यान से समझना हमारी बात को। पोजीशन वेक्टर है r और ये वही पॉइंट n है। ये एंगल मान लो थीटा है जो इसके साथ बन रहा है, और ये सेंटर से आपका ज्वाइन किया हुआ है। तो आपको क्या चाहिए, यहां पे हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखते हैं, कुछ देर पहले हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया था, एक बार उसके फॉर्मूला को लिख लेते हैं बच्चों। क्या था वो, P cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसे आप बार बार लिखेंगे और रिमेंबर करेंगे, याद करेंगे। जब सोचते हैं कि पॉइंट N पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अगर हम लोग कोई टेस्ट चार्ज यहां रखें तो ये क्या करेगा, रिपेल, और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट। देखो ये क्या करेगा बच्चों, रिपेल, ऐसे रिपेल करेगा, और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो फील्ड बीच में ही कहीं आना चाहिए, क्योंकि ठीक है इसको हम लोग डायपोल डायपोल बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली ये दो पॉइंट चार्ज का बना हुआ एक सिस्टम है ना। और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो KQ/r² होता है। तो वहां से मैंने दिमाग लगाया कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर अट्रैक्शन होगा, तो फील्ड बीच में कहीं आएगा। तो चलो ठीक है, कर भी लेते हैं। तो हमने मान लिया कि फील्ड बीच में ऐसे है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसको मिटा लेते हैं हम लोग, इसको हमने क्लीन कर दिया। अब ध्यान दो, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब जरा यहां पे सोचो,
अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इसका जो एंगल है ये आर के साथ मान लो अल्फा बन रहा है। कितना बन रहा है बच्चों? अल्फा। तो एक दिमाग लगाएंगे, जरा ध्यान से समझना। नॉर्मल बुक में देखोगे जैसे एनसीईआरटी का जो डेरिवेशन है वो बस एक्सियल और ब्रॉड साइड के लिए है। हम लोग को जनरल रूल निकालना है ताकि कहीं भी एक्सियल हो या इक्वेटोरियल हो, जहां मर्जी हो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए मैं भी जनरल रूल आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो थोड़ा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा टफ भी होगा, लेकिन कोई बात नहीं, सॉल्व हो जाएगा। देखो, इस डायरेक्शन को अपने मन से मान लो एक्स एक्सिस। क्या मान लिया हमने? एक्स एक्सिस। कहीं ये ऊपर तो नहीं निकल रहा? मैं कैमरा में चेक कर लूं एक बार। ठीक है, इसको मैंने मान लिया एक्स एक्सिस आर के लॉन्ग, और आर के परपेंडिकुलर, ध्यान से देखना, इसको मान लिया मैंने एक्स एक्सिस, आर के परपेंडिकुलर को मान लिया मैंने वाई एक्सिस। आ रही बात समझ में? तो अब इस तरीके से ये फील्ड अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस किसके लॉन्ग है बच्चों? आर के लॉन्ग है। किसके लॉन्ग है? आर के लॉन्ग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट होगा ई एक्स, ठीक है? कंपोनेंट ऑफ ई एफ अलोंग एक्स एक्सिस। अब तुम में से कुछ को अजीब लग रहा होगा कि इधर एक्स कैसे हो गया? अरे मेरी मर्जी है, हम जिधर एक्स माने जिधर वाई माने कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी तरीके से इधर भी एक कंपोनेंट होगा वाई एक्सिस। तो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है? तो एक बार हम लोग एक्स एक्सिस का कंपोनेंट निकाल लेंगे और दूसरी बार वाई का, और जब ये दोनों आ जाएगा तो दोनों को अंडर रूट स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे, स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट कर लेंगे, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। सवाल है कि एक्स कंपोनेंट कैसे मिलेगा, वाई कंपोनेंट कैसे मिलेगा? बहुत सिंपल जवाब है इसका। देखो, हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है और अपने को पता है पहले से कि अगर आपको Ex चाहिए तो यू हैव टू डिफरेंशिएट पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू dx। अगर आपको Ey चाहिए, और आगे माइनस भी लगाना होगा, यू हैव टू डिफरेंशिएट द पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू dy। आ रही है बात समझ में? तो आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट चाहिए तो x के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करो, y कंपोनेंट चाहिए तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। चलो करते हैं। अब dx का क्या मतलब होगा? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस। तो x एक्सिस के लॉन्ग अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करोगे बच्चों, तो r का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो r में कितना चेंज आएगा? तो dr इज इक्वल टू r प्लस dx माइनस r। dr क्या हो गया? चेंज इन r। तो फाइनल r माइनस स्मॉल r, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आपने dx चला, तो r कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली dr इक्वल्स टू क्या हो गया? dx। तो जहां आपने dx लिखा है वहां आप dr भी लिख सकते हो। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो चलोगे वही dr का काम करेगा। चलो, इधर चलने पे dx, और अगर आप इस तरफ चलते हो तो दिस इज dy। ये क्या होगा बच्चों? dy। अब dy की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, ये लाइन यहां ज्वाइन है और इसी लाइन को फिर आप यहां से ज्वाइन कर दो। तो आप जरा गौर करना, ये छोटा सा लाइन है, dy बहुत छोटा सा लाइन है। तो बहुत छोटे से लाइन को ध्यान से सुनना, ये मैं मैथमेटिकल टूल में बताता हूं। बहुत छोटे से लाइन को हम लोग मान सकते हैं कि वो एक आर्क का काम कर रहा है, सर्कल का छोटा हिस्सा। तो ये लेंथ भी r, ये लेंथ भी r, और ये यहां से यहां तक मुड़ने में छोटा सा एंगल सबटेंड कर दिया d थीटा।
यानी थीटा से बड़ा, थीटा के एंगल को बढ़ा के क्या कर दिया, डी थीटा। और इन दोनों को आर ही मैंने मान लिया क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि डी वाई बहुत छोटा है और ये एक सर्कल है जहां आर किसी का काम कर रहा है, रेडियस का। तो इस तरीके से डी वाई जो कि आर का लेंथ, सच्चाई ये है कि ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन बहुत छोटे लाइन को अपने सुविधा के हिसाब से उसको आप आर्क भी अज्यूम कर सकते हो। तो ऑटोमेटिकली बच्चों जहां पे आपने लिखा है डी वाई जो होगा वो हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा रेडियस इंटू एंगल सबटेंडेड। ये छोटा सा एंगल है तो डी थीटा, तो डी वाई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा। अब ये दो इंपॉर्टेंट चीज, डी एक्स की जगह डी आर और डी वाई की जगह आर डी थीटा। और एक ये चीज निकल के आ रही है कि अगर पोटेंशियल को आपने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और माइनस लगाया तो ई एक्स मिलेगा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और माइनस लगाया तो ई वाई। और जब ई एक्स ई वाई मिल जाएगा तो आपको ई कैलकुलेट हो जाएगा। साथ ही साथ हम ये एंगल अल्फा भी निकालेंगे। ये अल्फा कौन सा एंगल है जो आर के साथ वो बनाता है, आर किधर है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। चीजें समझ में आ गई? क्योंकि देखो बच्चे, ये बोर्ड में आएगा, रिजल्ट कंपटीशन में आएगा और डेरिवेशन बोर्ड्स में आएंगे। तो आपको ना हर एक स्टेप को ध्यान से लर्न करना है, सुनना है और उसके हिसाब से काम करना है। मैंने हर चीज को तरीके से बताया, आप 2-3 बार इसे सुनेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। चलो आगे देखते हैं। अब हमारा मकसद क्या है, पहले हम लोग ई एक्स निकालेंगे। तो देखो ई एक्स के लिए हमने क्या लिखा, माइनस डी, और v के लिए क्या लिख दिया, तो v आपका दिया हुआ, v को हमने ये माना है, क्या माना है, p cos थीटा। तो ऑटोमेटिकली v वहां पे पोटेंशियल जो है वो है p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर डिवाइडेड बाई dr। कैसे भाई, तो ex माइनस dv बाई dx, और dx को मैंने प्रूव कर रखा है dr, तो ऑटोमेटिकली dx की जगह हमने क्या लिख दिया, dr। अब खुद सोचो इसमें कौन कौन कांस्टेंट है, p कांस्टेंट, cos थीटा कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। क्योंकि जब इस डायरेक्शन में बढ़ रहे होगे तो एंगल तो हर एक पॉइंट के लिए थीटा ही रहेगा। देखो सारे पॉइंट्स के लिए एंगल क्या रहेगा, थीटा। बदल क्या रहा है, r, लेकिन थीटा तो कांस्टेंट, तो सारे कांस्टेंट्स को बाहर निकाल लो। तो देखो क्या हो रहा है, ex इक्वल टू माइनस पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये नीचे में जो आर स्क्वायर है उसको ऊपर भेज दो। तो बच्चों ये आ गया r टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई dr। बाकी चीजें बाहर आ गई। अब ये -2 कैसे आया, ये ऊपर चला गया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएशन का रूल है बच्चे, पावर से आगे मल्टीप्लाई करो, तो -2 से आगे मल्टीप्लाई करो और पावर में 1 सबट्रैक्ट कर लो। कितना इजीली देखो ex कैलकुलेट होके आ गया। दिस इज 2p, ये 2 आगे आ गया, माइनस माइनस प्लस, और इसमें से एक पावर और घट गया, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यू। ओके, अच्छा एक चीज छूट गया अपना, एक क्या छूट गया, cos थीटा, ये भी तो बाहर आएगा, माइनस p cos थीटा। अब ये -2 आगे आ गया, तो -2p cos थीटा। समझ में आ रही है ना बात, ये cos थीटा भी तो बाहर आएगा, और ये -2 से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, और पावर में 1 घटाए तो नीचे r क्यू हो गया। तो बच्चों बहुत इजीली इस तरीके से ex हमें कैलकुलेट हो गया। चलो अब बात करते हैं ey की। तो ex तो अपना आ गया, ey के लिए क्या करोगे, देख लो यहां पे मैंने लिख रखा है ey के लिए अपने को क्या करना है। तो ey के लिए, ठीक है ना, ey के लिए हम लोग जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे माइनस dv बाई dy। तो dv और v की जगह क्या लिखोगे, p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई dy। dy की जगह क्या लिख सकते हैं, r इंटू डी थीटा। अब देखो यहां क्या दिमाग लगाना है। पहली बात, y एक्सिस के लॉन्ग अगर मूव करोगे बच्चे, देखो ध्यान देना,
अच्छे से समझना, y के लॉन्ग अगर मूव करोगे तो हर एक पॉइंट के लिए r का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि वो रेडियस की तरह काम करेगा। क्या बदल रहा होगा? तो एंगल, ये थीटा से बढ़ के कितना हो गया? थीटा प्लस डी थीटा। मतलब y जैसे x एक्सिस के लॉन्ग चलने पे थीटा कांस्टेंट और r बदल रहा था, वैसे ही y एक्सिस के लॉन्ग चलने पे थीटा बदलेगा और r क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो यहां cos थीटा को बाहर नहीं कर पाएंगे और r को बाहर करेंगे। और ये बात समझ में क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब इसके लॉन्ग चलेंगे तो r कांस्टेंट रहेगा और थीटा चेंज हो रहा होगा। तो चलो बाहर क्या आ गया अपना? माइनस एक r, तो ये नीचे में है और यहां से भी r स्क्वायर है। ये r डी थीटा क्यों लिख दिया मैंने, समझ में आया ना? ये किसकी जगह लिखा है? dy की जगह। चलो एक r स्क्वायर और एक r यहां भी है, तो क्या क्या बाहर आ रहा है? p आउट आ गया, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब कैसे हुआ बच्चों? यहां r स्क्वायर है, r स्क्वायर इंटू r क्यूब, और इंटू क्या रह गया? d cos थीटा बाई डी थीटा। देखो cos थीटा को अंदर क्यों रख लिए? क्योंकि मैं यहां बोल रहा हूं कि जब हम लोग यहां से यहां तक मूव करेंगे तो थीटा विल चेंज, है ना? अब d cos थीटा बाई डी थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस साइन थीटा। और देखो इस तरीके से ई वाई इक्वल्स टू आ गया, ये माइनस को प्लस कर देगा, p साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। फाइनली अब मेरे हाथ में देखो ex भी है और ey भी है, और अपने प्लान के हिसाब से इन दोनों को अगर स्क्वायर करके अंडर रूट कर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू n पॉइंट पे पता चल जाएगा या नहीं चल जाएगा? तो देखो इतना आसानी से हम लोग कर सकते हैं। पोटेंशियल वाले डेरिवेशन से फायदा हो गया, और आप जनरल पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके चलो तो एक बार इसको राइट डाउन करो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो बच्चों इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपना कैलकुलेट होके आया, मैं एक बार फिर से डायग्राम बना दूं। ये प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, और ये हो गया पॉइंट पी, पॉइंट एन, जहां पे दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एंगल हो गया अल्फा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट आया Ex 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। दूसरा कंपोनेंट आया Ey p sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। और नेट फील्ड कितना है बच्चों? तो नेट फील्ड आया Ex का स्क्वायर प्लस Ey का स्क्वायर, है ना? इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो देखो क्या क्या कांस्टेंट होके बाहर आ जाएगा। Py 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब आउट, यानी बाहर आ गया। बाकी यहां क्या बच गया? 2 cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये कैलकुलेट होके आ गया। तो अब इसको कई फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। अब गलती से तुम बेवकूफों की तरह ऐसा मत कर देना कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 कर देना। इस 4 को देख लो, ये 4 यहां पे है, समझ गए ना बात? चलो और क्या कर सकते हैं हम लोग? अब cos स्क्वायर थीटा को अगर चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और इसको इनसाइड में अगर हम लोग चाहें बच्चों बहुत आसानी से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस फॉर्मेट में ज्यादातर आप याद रखें तो बेहतर रहेगा। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो देखो कितना आराम से आज हमने 2 डेरिवेशंस किए। एन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया और पोटेंशियल कितना है बच्चों?
P cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है, ये फील्ड का फॉर्मूला है, दोनों में ही cos थीटा आ रहा है, थोड़ा फर्क है, जो फर्क है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, चलो अब जिस तरीके से तुम देखे थे कि पोटेंशियल आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यहां पे जरा गौर करना बच्चे कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाई आर क्यू के प्रोपोर्शनल है। इस बात को अच्छे से याद रखना, क्योंकि पॉइंट चार्ज का जो फील्ड होता है वो 1 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन डायपोल के केस में जो फील्ड कैलकुलेट होके आया उसमें तुम देख रहे हो एक बात कि सेंटर से जो डिस्टेंस आर है, ये सेंटर से डिस्टेंस आर है, ये डायपोल मोमेंट पी है और ये एंगल अल्फा है। तो ये जो आर है ये आर के पावर 3 के प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपने इसको समझ लिया अच्छे से। चलो अब कुछ पॉइंट्स थी। अच्छा हाँ, एक चीज और, हमें ये एंगल भी फाइंड आउट करना है, अल्फा। तो बच्चों सीधी सी बात है, हमने ये वेक्टर में पढ़ रखा है, मैं यहां एक डायग्राम भी बना देता हूं। ये मान लो ई एक्स है और ये ई वाई है और बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट, और ये एंगल अल्फा है। तो बहुत आराम से हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू, देखो कोई भी वेक्टर अपने कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट होता है और कई बार हम लोग कर चुके हैं ये, tan अल्फा इक्वल टू ई वाई अपॉन ई एक्स। तो अगर इसकी वैल्यू को रखेंगे तो tan अल्फा ई वाई कितना है, p साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ई एक्स कितना है 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ओके बच्चों, तो यहां से p कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, आर क्यू कैंसिल, है ना। तो क्या बच गया, तो ऊपर में cos, नीचे में ऊपर में साइन, नीचे में 2 cos थीटा। तो बच्चों tan अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई 2 tan थीटा। ये tan थीटा कहां से आ गया, देखो साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस को लोग क्या लिख सकते हैं tan, और 1 बाई 2 को 1 बाई 2। तो इस तरीके से बच्चों यहां पे एक ये भी फॉर्मूला आप याद रखना, tan अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। और ये अल्फा किसके साथ एंगल है पता है ना तुम्हें, याद रखना थीटा किसके साथ है, सारे एंगल्स को कंफ्यूज मत करना। थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड R, अल्फा इज द एंगल बिटवीन R एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और tan अल्फा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला निकल के आया, 1 बाई tan थीटा। ओके बच्चों, तो इसको आप अच्छे से लिख लो, ठीक है, एक बार राइट डाउन कर लो, ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट है। तो बच्चों अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया, देखो कितनी बार हम लोग लिख रहे हैं, इससे हम लोग को याद हो जाएगा भाई, P अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब कुछ यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मान लो पहला केस, इक्विटोरियल प्लेन में, है ना, इक्विटोरियल प्लेन में देखते हैं। इक्विटोरियल प्लेन का मतलब तो तुम समझ गए ना भाई, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, यानी ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, इस पॉइंट पे फील्ड चाहिए। तो इक्विटोरियल प्लेन का मतलब ही हो गया थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो थीटा अगर 90 डिग्री पुट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 0। तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो होगी P, ऊपर में सिर्फ P और नीचे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ओके, तो यहां पे हम लोग का ये जो वैल्यू है E इक्वल्स टू ये कैलकुलेट होके आ गया, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। डायरेक्शन किधर होगा, तो भाई ऐसा है कि tan अल्फा इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू tan थीटा। तो थीटा आपका कितना है 90, तो tan 90 आपका हो जाएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाई 2। तो इनफाइनाइट बाई 2 तो बच्चे इनफाइनाइट ही होगा ना, तो अल्फा भी आपका 90 डिग्री। कैसे, देखो ये पॉजिटिव चार्ज यहां रिपेल करेगा ऐसे, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा ऐसे, और दोनों से डिस्टेंस सेम है।
तो इन दोनों का रिजल्टेंट ठीक बीच में आएगा। तो बच्चों आप खुद देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस R के साथ, ये R है, देखो ध्यान से देखना, ये P है, P के साथ R 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये हो गया थीटा, और R के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी 90 का डिग्री का एंगल बना रहा है, ये हो गया अल्फा। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इक्वेटोरियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो P/4πε0r³ होगा, और एंगल जो बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री का। चलो एक्सियल पॉइंट की बात करते हैं। एक्सियल पॉइंट, अब एक्सियल पॉइंट पे 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, तो हम लोग 0 डिग्री के लिए कर लेते हैं। तो मान लो ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और यहां कोई पॉइंट P। तो डायपोल के सेंटर से P मत मानो, P से हम लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, ये आपका R हो गया, और डायपोल मोमेंट भी हो गया P। तो P और R देखो पैरेलल है, यानी एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा क्या लेना है आपको, 0। तो अगर थीटा आप 0 पुट करोगे तो सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, तो 0 पुट करोगे तो 1 हो जाएगा, तो 3 + 1 4, अब 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 2। तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा आपका 2p/4πε0r³। ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात गौर करना, ब्रॉड साइड या इक्विलैटरल को ही ना ब्रॉड साइड भी बोलते हैं, इक्विलैटरल से जस्ट डबल फील्ड आ रहा है, याद रखना, इक्विलैटरल से जस्ट डबल आ रहा है, कहां पे आपका एक्सियल पॉइंट में, यू कैन सी दैट, है ना, आप देख सकते हो कि एक्सियल पे क्या आ रहा है, डबल फील्ड आ रहा है। और डायरेक्शन की बात करोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज देखो नियरर है, और ये नेगेटिव चार्ज इससे दूर है, तो नेट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर ही होगा, तो यानी अल्फा की वैल्यू यहां 0 डिग्री होगी। तो यदि हमको प्रूफ करके दिखाइए, तो ठीक है भाई, tan अल्फा = 1/2 × tan थीटा। अब थीटा यहाँ पे 0 है, तो tan 0 0, तो इसका मतलब tan अल्फा = 0, तो अल्फा = क्या हो गया बच्चों, 0 डिग्री। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। और आपने देखा कि फील्ड कहां पे कितना है, एक्सियल पे कितना है, इक्वेटोरियल पे कितना है। ओके चलो, तो आप इसको आज राइट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अच्छे से नोट्स बनाना, ये नहीं कि वीडियो स्टोर कर रहे हो, एकदम ये अच्छी बात नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहे हो तो नोट्स आप जरूर बनाइए, ठीक है बच्चों। तो आज ये जब वीडियो आपके पास आ रहा है, तो आज मंडे है, कल ट्यूसडे है, कल हम लोग छुट्टी रखेंगे, फिर वेडनेसडे को आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा। हाँ, वो बात याद रखना, आप टारगेट बैच या फिर जो बच्चे इस बार 12th पास आउट हैं, जो नीट या जेईई मेन का एग्जाम दे रहे हैं, उनको बोलना कि वो एक मैसेज में दूंगा, अपने बच्चों के सबके लिए दूंगा, कि एक हम लोग शॉर्ट पीरियड का एक कोर्स उन लोगों के लिए भी शुरू करेंगे, क्योंकि अब जब नीट का एग्जाम का डेट बढ़ गया है, तो उन लोगों को भी जरूरी है कि उन लोगों को मैं मोटिवेट करता रहूं और एग्जाम और उन लोगों के लिए कुछ मैं करूं, ठीक है ना। अब बाकी आपको भी अब तो भरोसा हो गया होगा, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि सारी चीजें शिफ्ट हो रही हैं, यू कैन सी दैट। तो आपको भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप इत्मीनान से पढ़ते जाओ। ओके बच्चों, ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।